हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का फिर से शुरुआत करने वाले हैं, है ना। हम किसके लिए सर? आगे के एग्जाम के लिए। देखो हमारा आंसर की आना, ये सारी चीजें आना, ये तो खैर होती ही रहेंगी। जिन्होंने एग्जाम दिया, जिनका आंसर किया गया, जो चेक किए, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। इंतजार है रिजल्ट का। रिजल्ट जैसे आता है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को और आगे करते हैं, क्योंकि भाई साहब एग्जाम तो दिसंबर में भी होना तय है। शुरू करें? जी सर, आइए चलते हैं क्लास में। तो क्या है सर रिसर्च एप्टीट्यूड? देखिए बेसिकली ये यूनिट इसलिए पूछा भी जाता है ना, क्योंकि आप अगर नेट या जेआरएफ निकालते हैं तो आप बेसिकली पीएचडी की ओर जाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। और जब आप जेआरएफ करते हैं तो पीएचडी करते हैं, और पीएचडी में यही रिसर्च को तो जीना है। तो अगर एक ऐसा टॉपिक बोले, एक ऐसा यूनिट बोले जिसमें आप आगे क्या जीने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो सारी बातें हमें पढ़नी है पहले से, है ना। तो आइए हम उस यूनिट की शुरुआत करते हैं। क्या होता है रिसर्च वो देखते हैं। ठीक है, चलिए आइएगा। देखिए सर, यूनिट शुरू करने से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्या है भाई साहब? अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें मिलती रहे, है ना। इसके साथ नेट वाला भैया का ऐप भी है, आप जाके प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या है कहानी आगे की, है ना। जी सर, देखिए अगर मैं बात करूं रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो क्या है रिसर्च? मतलब सर री का मतलब अगेन, और सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, है ना, समथिंग न्यू, यही होता है। जी सर, तो रिसर्च किसको कहते हैं? जब हम किसी पुराने डेटा के बेस पर किसी नई चीज का फाइंडिंग करते हैं दोबारा, इसीलिए दोबारा कहा जाता है अगेन, है ना। री मीन्स सर्च एंड री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। अगेन फाइंड आउट करना, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी टॉपिक पे किसी 10 लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें कही हैं, है ना जी। अब उन सारे लोगों ने जो जो चीजें कही होंगी उसमें दो तरीके की चीज हो सकती है। क्या क्या? एक तो भाई साहब सारे का कॉमन चीज होगा, कि कुछ कॉमन चीजें भी होंगी कि हाँ ये चीज सब में होता है, ठीक है। और कुछ का सब डिफरेंस होगा, है ना, कुछ का सब डिफरेंस होगा। और कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो दोनों में से कुछ नहीं होगा, है ना। कुछ अलग आपके दिमाग में आ रहा होगा। वो जो अलग चीज आती है ना, उसको हम लोग रिसर्च गैप कहते हैं। बेसिकली उसी के बारे में हमें डिटेल में डेप्थ में स्टडी करनी होती है। और वही जो रिसर्च गैप है वो क्या है सर? बेसिकली उसी का रिसर्च कहते हैं, है ना। आइए तो देखिए, चलिए समझते हैं क्या कह रहा है रिसर्च। क्या कह रहा है जी? द टर्म रिसर्च कंप्राइज टू वर्ड्स, टू वर्ड से बना है, नेमली किससे? री एंड सर्च। किससे बना है? री और सर्च। तो री का मतलब होता है अगेन, और सर्च मींस होता है टू फाइंड आउट। मतलब अगर आप देखें कि रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि फाइंड आउट समथिंग न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, जो पुराना उससे कुछ नया फाइंड आउट करके ले आना। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब जैसे मान लेते हैं हमें किसी ट्रिप पे जाना है, ठीक है, हमें किसी ट्रिप पे जाना है, हम किसी जगह घूमने जा रहे हैं। तो हम पहले क्या करते हैं? हम पहले देखते हैं कि भाई साहब उस जगह की बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस क्या है ना, वहां पे कौन कौन सी चीजें ऐसे, और ये कहां से मिलता है हमें कहां से मिलता है? हमें ये यूट्यूब वीडियो से, ऑनलाइन जगहों से देखते हैं जी। अब उन सब जगहों में आप तो जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे जगह भी घूम लेते हैं जहां पे वीडियो में नहीं बताया गया हो। दैट इज समथिंग न्यू, दैट इज क्या? रिसर्च गया कि भैया आप सब वो जो किया था वो तो किया ही, उसके साथ हमने कुछ नया फाइंड आउट किया, कुछ नया एक्सप्लोर किया। दैट इज कॉल्ड रिसर्च, है ना। कि हम इसको क्या कहेंगे? रिसर्च कहेंगे, अलग तरीके से, है ना। पुराने वाले से नया वाला लेके आना। देखो क्या कह रहा है, तो एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार रिसर्च क्या है? एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है। क्या है? केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है, स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच, नॉलेज के किसी भी ब्रांच में कुछ नए तथ्य लेकर आना, यही रिसर्च है। क्या है? यही रिसर्च। और इसका एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन रखना बहुत जरूरी है ना जी। आइए कुछ डेफिनेशन देखते हैं, अलग अलग लोगों ने कुछ डेफिनेशन दिया है, हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे हम प्रोसेस करेंगे। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है विलियम सी एमोरे डिफाइंस। क्या कह रहा है?
रिसर्च इज एनी ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी डिजाइंड एंड कैरी आउट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का एक इंफॉर्मेशन देना, उसको सॉल्व करना, है ना, क्या कहलाता है सर? रिसर्च कहलाता है। इनके हिसाब से क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी जो डिजाइन किया गया है किसके लिए? इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। रॉबर्ट रॉस डिफाइन क्या कर रहे हैं, ये देखिए, क्या रिसर्च इज एसेंशियली एन इन्वेस्टिगेशन और रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो ये भी यही बात कह रहे हैं कि रिसर्च क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन है, पड़ताल है किसकी? कि भाई साहब जो हम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं उसका रिकॉर्ड और एनालाइज करके हम कैसे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तो बात मैंने कहा ना कि जब किसी चीज का हमको प्रॉब्लम ढूंढना रहता है, सोचो जब ऐसे, इसको भी एक रिसर्च कहते हैं, सोचो जब किसी कंपनी का सेल्स गिरता है ना, जब उसकी कंपनी अचानक सेल्स गिर जाती है तो कंपनी क्या करता है? कंपनी रिसर्च पे लगाता है कि भैया सेल्स गिरा क्यों, है ना, क्या रीजन है सेल्स गिरने का। ठीक है, और फिर जब वो कस्टमर के बीच जाता है, दुकानदारों के बीच जाता है, तो उसको समझ में आता है अच्छा इस वजह से सेल्स गिरा, है ना। हम लोग इसको आगे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये भी क्या है? पार्ट ऑफ रिसर्च है ना। तो कह रहा है फ्रॉम द अबव डेफिनेशन मेंशन अबव देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट दैट रिसर्च, कोई एक जनरल एग्रीमेंट है। क्या बोल रहा है रिसर्च का? जो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक प्रोसेस है, या इनको प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है, या इन्वेस्टिगेशन है। रिसर्च क्या है? सिस्टमैटिक है एंड मेथोडोलॉजिकल है। ऐसा नहीं कि बिना मेथड्स के तरीके आप चल जाएंगे, वो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। और रिसर्च क्या करता है? नॉलेज को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी के बारे में भी कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप रिसर्च करते हैं कि ये कैसे हुआ था, इस काम को हम आगे कैसे करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिसर्च कहते हैं। क्लियर है बात? जी सर। अब देखिए, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स कई हो सकते हैं, कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही आपको रिसर्च फाइंड आउट करना होता है ना जी। तो हम रिसर्च के कई ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने लिया है, आज उसकी चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। देखिए, हमारे जब भी हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं, इट मींस हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही हम क्या कहेंगे? रिसर्च करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है कि भैया, जैसे अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं तो मेरा है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस में क्या लिया है? मैंने लिया है स्टडी, है ना, किसका इंपैक्ट देखना है, किसका सर? एग्रीकल्चर फाइनेंस का। ठीक है, स्टडी ऑन एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फार्मर्स, है ना, जिसमें मैंने अपने झारखंड के लिए लिया है विद स्पेशल रेफरेंस टू रांची डिस्ट्रिक्ट। तो अब मैं क्या चेक करूंगा? जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि भाई साहब फार्मर्स को जो लोन मिल रहा है, क्या वो लोन पे कर पा रहे हैं क्या, या फिर फार्मर्स को लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया? पर्सनल। तो ये फाइंड आउट, किसी प्रॉब्लम था एक, हाँ ये प्रॉब्लम है कि भाई एग्रीकल्चर फाइनेंस में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना रिसर्चर का काम है। तो एक रिसर्च का ये हो सकता है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, अब कुछ ऐसे रिसर्च इसलिए किए जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे मेरा एक पेपर आया है, ठीक है ना, पेपर किस चीज पे था? कोल्ड स्टोरेज यूटिलाइजेशन इन झारखंड, मतलब झारखंड में कितनी कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी है उसके बारे में डेटा, और उसके बारे में पेपर आया है ना, एबीडीसी पे लिस्टेड है, वो सी लिस्टेड। तो वो पेपर क्या है? वो पेपर बस इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्टेन कर रहा है इंफॉर्मेशन को, और उसमें बताया गया है कि क्या क्या चीजें कितनी कितनी हमारे झारखंड में कमी है और कितने कितने झारखंड में अवेलेबल है, क्या कोल्ड स्टोरेज, है ना। तो ये भी एक पर्पस हो सकता है रिसर्च का। मेक फ्यूचर प्रेडिक्शंस, इसी को तो हाइपोथेसिस कहते हैं, है ना, कि आप क्या कोई प्रॉब्लम लिए, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किए और उस बेस पर फ्यूचर प्रेडिक्शन आप करते हैं कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उस बेस पर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करके आपको ये बता देंगे कि आगे क्या होने वाला है ना। टू डेवलप न्यू टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये भी एक पर्पस हो सकता है। जैसे अगर कोई मान लो कि मेरे ये टॉपिक में लेके चलता हूं एग्रीकल्चर फाइनेंस में। अब मान लो कि एक फार्मर है, उसको लोन नहीं मिल पा रहा है, उसको अच्छे तरीके से नहीं पड़ रहा है, बहुत सारे प्रोसेस को गुजरना पड़ रहा है, बैंक देना चाहती है बट नहीं दे पा रही है। तो क्यों ना हम एक नया टूल्स या कोई एक नया मॉडल डेवलप कर दें जिससे बैंकों को इजी पड़ जाए और
फार्मर्स को भी इजी पड़ जाए। तो इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। टू वेरीफाई एंड टेस्ट एग्जिस्टिंग लॉ एंड थ्योरीज, हाँ ये एक अलग, ये देखो ये क्वांटिटेटिव मेथड है। जब आप किसी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े थ्योरीज बनी इकोनॉमिक्स में, आप उसको अगर टेस्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं किसके, रिसर्च के लिए। क्लियर है बात, हाँ या ना? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे। सर क्या है रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? अब देखो रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स में ना कुछ कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखने वाले भी है, ठीक है? क्या कहते हैं सर्टेन कॉमन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिसर्च प्रोसेस, there is a word caution there that there is an overlapping in the meaning and scope of these characteristics. They ensure that the research is free of biases, prejudices or subjective errors. तो कह रहा है कुछ ऐसे सर्टेन कॉमन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के प्रोसेस में, जिनमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि रिसर्च हमारा जो है पक्षपात पूर्ण होए। ऐसा नहीं कि हम, चूंकि देखो रिसर्च हम जब भी करते हैं तो बेनिफिट टू दी सोसाइटी होता है, हमारे लिए खुद के लिए तो नहीं करेंगे रिसर्च, नहीं, रिसर्च हमेशा बेनिफिट टू दी सोसाइटी होता है। तो अगर आप बेनिफिट देने का सोच रहे हैं सोसाइटी को, तो उसमें कुछ बायसेस नहीं रखना है, फ्री रखिए बायसेस से। कुछ प्रीजुडिस मतलब प्रीजम्पशंस, आप अपने दिमाग में कुछ प्रेजम्पशन लेकर उस पर मत काम करिए। जो काम होता चला जा रहा है, जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली वो काम करते चले जाना है। अपना देखो जब भी रिसर्च करने जाते हैं तो अपना दिमाग घर में छोड़ के आने का, अपना सोच, दिमाग तो यही रखना है, सोच अपनी जो आपकी एजम्पशन है वो घर में रख के आने का, जो हो रहा है उसी के साथ बढ़ने का, है ना? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है सर? ऑब्जेक्टिविटी मतलब कहता है कि रिसर्च बिना बायस के करना। ऑब्जेक्टिविटी मींस रिसर्च इज विदाउट एनी बायस, कोई पक्षपात नहीं होने चाहिए। जैसे पक्षपात करने का क्या मतलब है कि सर मेरा थॉट ये मानता है कि लड़कियां अच्छे से स्कूटी नहीं चला सकती, ठीक है ना? तो हम रिसर्च में अगर करने जा रहे हैं कि लड़कियां स्कूटी चला सकती है या नहीं चला सकती है, तो हमने पहले से एजम्पशन बना लिया नहीं वो नहीं चला सकती। इसको बोलते हैं और बायस हो जाना। आपको कैसे पता? आप पहले जाओ, सर्वे करो, देखो, क्वेश्चनर बनाओ, फिर उसके बाद आप जब 2000, 5000, 10,000 डेटा ले लोगे, फिर आपको पता चलेगा कि भैया चला सकती है या नहीं चला सकती है। आपके माइंड में जो पहले से है उसकी बेस पर काम नहीं कर सकते, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ट अराउंड इट। मोटा भैया अगर आप ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखोगे ना, तो वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी के आसपास रहते हैं, ठीक है? Researchers usually take utmost precautions that results are not affected by their own presence. तो रिसर्चर को क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए कि कोई भी रिजल्ट जो अपने प्रेजेंस की वजह से इफेक्ट ना हो, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड की वजह से इफेक्ट ना हो। दे क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड्स टू अवॉइड एनी बायस। तो उसको क्या करना चाहिए? रिसर्च मेथड को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, ताकि कोई भी बायसनेस आपके रिसर्च को इंपैक्ट न कर सके, ठीक है? अब देखिए द फॉलोइंग मीन्स कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी। अब देखो जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो पक्षपातता है ना, जो प्योर रिसर्च जिससे होगा, उसको करने के लिए कुछ क्या करना चाहिए? रिसर्च प्रोसेस में कुछ चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, जो इंश्योर करेगा कि वो बायस नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रोसीजरल सेफगार्ड लेके चलना चाहिए। क्या होगा सर कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, उस प्रोसेस में क्या क्या चीजें सही तरीके से की जा सकती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या है? सबसे पहला हमें ध्यान कर रखना है, कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा एनालिसिस इन अ फॉर्म दैट द अदर रिसर्चर्स कैन अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट। देखो जब भी हम कोई रिसर्च करेंगे तो उस रिसर्च का यूज अगला रिसर्चर भी कर सके, हमारे बाद भी तो कोई आएगा रिसर्च करने के लिए, तो वो रिसर्च का यूज वो भी कर सके, इसके लिए हमें कंप्लीट ऑब्जर्वेशन रखना है, डेटा को रखना है, हाँ, कि हमने ये काम करके रखा है, उसका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो ये एक बेहतर चीज होगा, एक प्रोसेस फॉलो होगा। दूसरा, मोस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट, जो साइंटिफिक रिपोर्ट है उसी को लिखना है सिमिलर फॉर्म में और पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट। मतलब ऐसा है, कह रहा है कि भैया जो साइंटिस्ट के द्वारा या किसी अच्छे वेबसाइट में दिया गया है, ठीक है ना, वहां से जो रिपोर्ट है उसको कंसीडर करना है। कह रहा है दीज रिपोर्ट्स कम्युनिकेट द आइडिया टू द एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी एंड ओपन टू आइडिया टू क्रिटिसिज्म। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारे रिपोर्ट जो हैं
आपको आइडियाज देते हैं कि आप कैसे क्रिटिसिज्म कर सको उन फील्ड में। ठीक है, तीसरा सॉरी बी नंबर पे है स्टैंडर्डाइजेशन। अब एक स्टैंडर्ड, एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स, आपको जब डेटा कलेक्शन कर रहे हो तो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना। वो स्टैंडर्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म में होगा, है ना, कंसिस्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तब आप डेटा कलेक्शन करेंगे। फिर है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। भैया जो कॉन्सेप्ट है उसको ऑपरेशन में कैसे लगाएंगे, क्या कह रहा है, इट इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, है ना। जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए इसके बारे में ध्यान रखने बोला। कह रहा ऑन ऑपरेशन डिफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट डिफाइन that the concept in terms of how it is measured or what operations produce it। ये ध्यान रखने की बोल रहा है भैया, आप इसको कैसे मेजर करेंगे या फिर कैसे इस ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, पहला तो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, जो चीजें हमें लेके चलनी है वो रिकॉर्ड रखना है। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट रहना है प्रोसीजर्स को, हर जब भी डेटा कलेक्शन का करना जाए तो हर पेज में। उसके बाद है अवॉइड बायस। अब यहाँ चौथा नंबर क्या है, अवॉइड बायस, मतलब पक्षपात को अवॉइड करना है। कह रहा बायस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल बिलीफ, ऑब्जर्वर्स, पर्सपेक्टिव्स एंड ह्यूमन एक्सपेक्टेशन कैन डिस्टॉर्ट ऑल डेटा। वही बात हो गया कि अगर कोई कह दिया अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, ये सब फालतू रिसर्च है ना, इस पे काम नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे होगा, और तुमने उसकी बात मान ली, तो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो गया, है ना। तो कभी भी बाहरी चीजों पे ध्यान नहीं देना जब आप खुद रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, पर्सनल बिलीफ, आपकी कुछ बिलीफ है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ना कि स्कूटी लड़कियां नहीं चलाती, ये आपकी पर्सनल बिलीफ है। ठीक है, आप भगवान को मानते हो, पर्सनल बिलीफ है। ठीक है, तो ये कुछ पर्सनल बिलीफ है जिसको आपको रिसर्च में नहीं आने देना है। ऑब्जर्वर्स बिलीफ, अगर आप सामने कोई ऑब्जर्व करा उसकी पर्सपेक्टिव क्या है वो भी नहीं आने देना है। ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस, मतलब अगर इंसान चाहता है कि ये चीज करो, ये चीज के हिसाब से चलो, तो वो भी नहीं आने देना है। वाइसनेस को हटाने के लिए ये सारा चीजें जरूरी है। कह रहा है एज वी नो दैट रिसर्च फॉलो साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच को रिसर्च फॉलो करता है विद अ सोल पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ व्हिच इज हिडन एंड व्हिच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। तो रिसर्च का यही मतलब है कि जो भी ट्रूथ नहीं डिस्कवर हुआ है उसको डिस्कवर करके लेके आना, जो चीजें छुपी हुई है उसको बाहर लेके आना। इसीलिए कहा गया कि बायसनेस नहीं होना चाहिए। अगर बायसनेस होगी ना तो फिर वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो रियलिटी में आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए बायसनेस को हटाना चाहिए। बट फाइंडिंग द ट्रूथ में बी अफेक्ट दैट सर्टेन काइंड्स ऑफ बायसेस, so the most formidable challenge in research is to remain objective and free from bias। ये बात बिल्कुल सही है, वही मैंने कहा ना कि जो सही है, जो सच है, जो ट्रुथ है वो नहीं आ पाएगा बाहर। हो सकता है उस ट्रुथ के आने की वजह से कई बायसनेस खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एकदम पर्पस फुल होना चाहिए, है ना। तो ऑब्जेक्टिव अगर होगा, बिना बायसेस के होगा, तो रिसर्च सही होगा। ठीक है, चलो कह रहा देयर कैन बी वैरायटी ऑफ बायसेस टू डिस्टॉर्ट पीपल इंप्रेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा। जब देखो जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस समय में ना बहुत सारे वैरायटी ऑफ बायसनेस आते हैं। क्या क्या है, चलो शुरू देखते हैं। एक्सटर्नल बायसनेस। अब देखो एक्सटर्नल बायसनेस कहने का मतलब है जब आप किसी के यहाँ रिसर्च करने जाते हो, किसी को डेटा कलेक्ट करने जाते हो, तो वहां पे किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, मीडिया ने कोई बात बना दी, आपने क्या किया, उनकी बात को मान ली। ठीक है, उनकी बात से इन्फ्लुएंस होना ये बायसनेस है। क्या वंस कल्चर और ओपिनियन क्रिएटेड बाय मीडिया से सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस द पीपल टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप बाहर चीजों से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो तो आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। पर्सनल बायस, दिस में हैपन ड्यू टू पर्सनल बिलीफ, एट्रीब्यूट्स और पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपको किसी चीज को लेकर पास्ट में खराब एक्सपीरियंस हुआ है और उसका यूज आप रिसर्च में कर दे रहे हो, है ना, तो वो भी गलत बात है, वो भी बायसनेस आता है। ऑब्जर्वर बायस क्या कह रहा है, कह रहा सम इवेंट्स आर टेकन एज अ मीनिंगफुल बाय द सम आर नॉट टेकन बाय मीनिंगफुल बाय अदर्स। बोला कुछ इवेंट्स को किसी के द्वारा बहुत सीरियसली लिया जाता है, मीनिंगफुल लिया जाता है, और किसी के द्वारा मीनिंगफुल नहीं लिया जाता है। रिसर्चर्स देमसेल्व्स वर रेज्ड इन सर्टेन कल्चर्स एंड सोसाइटी। और रिसर्चर खुद को क्या करे, रेज करे उस कल्चर में, उस सोसाइटी में। दे आल्सो हैव अ रोल, एक्सपेक्टेशंस में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। These background factors can affect all the way that researchers observe and interpret their lives। तो भाई साहब ये कह रहा है कि ऑब्जर्वर का बायसनेस भी होगा। अगर ऑब्जर्वर उसके हिसाब से काम करेंगे तो काम ही चलेगा। तो कुछ सोसाइटी चाहेंगे कि भैया जो है ये सही है, और कुछ सोसाइटी इसको गलत मानेंगे। तो भैया आपको उन दोनों में नहीं पढ़ना है, आपको जो फैक्ट है उसके बेस पर काम करना है, तो आपको बायसनेस नहीं समझ में आएगा।
फिर एक्सपेक्टेंसी बायस कि रिसर्चर क्या करेंगे कि हम रिसर्च, बहुत सारा आदमी क्या होता है ना, रिसर्च करता चाहता है कि नहीं मेरा रिजल्ट यही आए, और उस रिजल्ट के लिए फिर वो क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन लगा देगा और फिर उसके लिए बायसनेस को यूज करेगा। तो ये भी गलत बात है। प्लेसबो बायसनेस, प्लेसबो बायसनेस क्या हुआ कि आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सक्सेसफुल है, और इसीलिए फिर आप उस पर काम करना चालू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। Can I, it operates when the people strongly want to believe a treatment is successful. For example, many people may claim feel better after taking a placebo such as sugar pill. तो बोटा भाई साहब, बहुत सारे आदमी को ये बिलीव हो जाता है कोई झूठी मूठी दवाई लेने के बाद कि भाई हमने दवाई खा ली है तो ठीक हो जाओगे देख बुखार, ऐसा वाला, तो उसको बोलते हैं प्लेसबो बायसनेस। जैसे नहीं देखते हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, होम्योपैथी की दवाई छोटी छोटी शीशी वाली है ना, और अगर बच्चे को हम बड़े को बुखार आता है तो वो कहते हैं मुझे भी बुखार हो गया, तो डॉक्टर क्या कहता है छोटी शीशी में उसको ना छोटी छोटी गोलियां झूठ मूठ कर दे देता है जो टॉक चॉकलेट की होती है, वो खा के बोलती है अच्छा अच्छा मेरा तो बुखार ठीक हो गया, है ना। दैट इज प्लेसबो बायस, और वैसा भी रिसर्च में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद है दूसरा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या सर, रिलायबिलिटी कहा जाता है कंसिस्टेंसी को। मतलब जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो कोई भी रिसर्च करने के बाद कोई भी का आपका कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। जैसे आपने एक बार रिसर्च किया तो वही सेम रिजल्ट आया, दूसरा बार किया फिर भी वही सेम रिजल्ट आया, तीसरा बार किया फिर भी वही सेम रिजल्ट आया, तो हम कहेंगे कि ये रिसर्च क्या है, रिलायबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिसर्च करते हैं कि अभी मोबाइल यूज करने की वजह से बच्चों की आंखें खराब हो रही है, ठीक है, हमने कुछ आदमी को लिया और रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ सच में आंखें खराब हो रही है। फिर दूसरे को रिसर्च करते हैं और फिर यही बात समझ में लेके आती है, फिर तीसरे को रिसर्च करते हैं और फिर यही बात निकल के आती है, तो हम कहेंगे रिसर्च क्या है, रिलायबल है। क्या है, रिलायबल है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एनी रिसर्च यील्ड सिमिलर रिजल्ट्स ईच टाइम, हर वक्त, then it is undertaken with a similar population in the given context and with the similar procedures, it is said to be reliable research। ठीक है, प्रोसीजर भी सेम, पॉपुलेशन भी सेम, रिसर्च करने वाला अलग, है ना। तो क्या अगर हर बार रिसर्च किया जा रहा है और सेम रिजल्ट आ रहा है तो हम कहेंगे कि भैया रिलायबल है रिसर्च। कह रहा suppose a research is conducted on the effect of watching television on the class performance of the children, and if the results conclude that the watching TV causes low grade in class, if another sample taken from the population shows the same results with the same research procedures, then we can say that the research procedure is same and the outcomes are reliable। वही मैंने बात बताया आपको, इसमें कहा गया कि भैया एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि अगर आप टीवी बच्चे ज्यादा देखते हैं तो उससे क्या होता है, लो स्कोर होता है, ठीक है। एक रिसर्च ऐसा हुआ और रिसर्च में ये आया कि भैया हाँ लो स्कोर होता है। फिर दूसरा भी रिसर्च हुआ और उसमें भी सेम प्रोसीजर लिया गया, सेम रिसर्च का प्रोसीजर ये किया गया, तो उसमें भी से अगर यही रिजल्ट आता है तो हम कहेंगे रिसर्च क्या है, रिलायबल है। ठीक है जी सर। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, आप बहुत सारे रिलायबिलिटी दिए गए अलग अलग तरीके से। टेस्ट रिलायबिलिटी क्या है सर, इसको मेजर ऑफ स्टेबिलिटी भी कहते हैं। क्या है, हाउ डू एस्टेब्लिश, कैसे करोगे, कह रहा सेम टेस्ट होगा 2 डिफरेंट टाइम्स पे और द सेम ग्रुप पार्टिसिपेंट्स के साथ। क्या होगा, सेम टेस्ट, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स में, है ना, टू द सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, पैरेलल फॉर्म्स बोलते हैं इसको, मेजर ऑफ इक्विवेलेंस कहा जाता है। क्या है, मेजर ऑफ इक्विवेलेंस, ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स में सेम टेस्ट सेम ग्रुप पार्टिसिपेंट के साथ होगा तो उसको पैरेलल फॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इंटररेटर मतलब दो रिसर्चर के बीच में। क्या रहा है, मेजर ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। हैविंग 2 रेटर्स, 2 रिसर्चर्स है और रेट बिहेवियर्स डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटररेटर। मतलब 2 लोगों के अलग अलग रिसर्च है और वो काम कर रहे और सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कह रहा मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंसी ईच आइटम मेजर सेम अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट। तो ये भी क्या कह रहा है कि कैसे कंसिस्टेंटली मेजर किया जा रहा है और रिजल्ट भी सेम दे रहा है। कोरिलेट परफॉर्मेंस ऑन ईच आइटम विद ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि परफॉर्मेंस को कैसे आप कोरिलेट कर सकते हैं ना। इंट्रारेटर मतलब सेल्फ, एक ही रिसर्च करना। मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ये भी है, कह रहा है हैविंग 2 रेटर्स सेम एटीट्यूड डिफरेंट टाइम एंड सेम रिजल्ट्स। ठीक है जी। स्प्लिट ऑफ, आधा आधा, है ना, आदाम की आधा आपके, ये बाद वाला। अल्टरनेटिव फॉर्म, ए मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी इसको भी कहते हैं।
रिलायबिलिटी इज यूज्ड व्हेन इट इज नेसेसरी टू हैव टू फॉर्म्स ऑफ सेम टेस्ट का टू फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, आपका अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड। चलिए अब रिलायबिलिटी तो समझ में आ गया आपको जी सर। रिलायबिलिटी का ही दूसरा जो पार्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट है वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी देखो, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में कहा जाता है अगर कोई चीज वैलिड है तो वो रिलायबल भी है, लेकिन अगर कोई रिलायबल है तो वैलिड है वो जरूरी नहीं है। तो वैलिडिटी कहने का मतलब है कि आप जो मेथड्स प्रोसीजर्स जो रिसर्च का यूज कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, ठीक है, वो कितना एक्यूरेट है। वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेस्ट। देखो क्या बोला कि कितना वैलिड है, कितना एक्यूरेट है जो प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हो, जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, जो टेस्ट फॉलो कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं वैलिडिटी, है ना जी सर। चलिए नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय पोजिंग ए क्वेश्चन, आर वी मेजरिंग और एबल टू मेजर व्हाट वी आर ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेजर। देखो सही बात, मोटा वैलिडिटी को कैसे समझा जा सकता है, बस एक सवाल करिए कि क्या जो हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं या जो मेजर कर रहे हैं वो वही है जो हमने मेजर किया या मेजर करना चाह रहे थे, ठीक है। जो हम एक्यूरेटली रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर करना चाह रहे हैं क्या वो एक्चुअली में मेजर है या नहीं है, यही तो वैलिडिटी है ना जी। तो वैलिडिटी मतलब होता है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंटी, क्या बोल रहा हूं यार, कंसिस्टेंसी, हाँ आरसी है ना, और वैलिडिटी होता है एक्यूरेसी को, ठीक है जी। अब उसके कुछ टाइप्स हैं, क्या है, कुछ टाइप्स हैं। देखो सबसे पहला है एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्या है एक्सटर्नल वैलिडिटी? एक्सटर्नल वैलिडिटी कह रहा है व्हेन द कॉजल रिलेशनशिप डिस्कवर्ड कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर पीपल, टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी कब आएगा? जब कॉजल रिलेशनशिप डिस्कवर्ड होगा, है ना जी, और उसको जनरलाइज किया जाएगा अदर पीपल के लिए, टाइम और कॉन्टेक्स्ट के लिए। करेक्ट सैंपलिंग विल अलाउ जनरलाइजेशन एंड हेंस गिव एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगर सैंपलिंग सही होगा तभी आपका जनरलाइजेशन होगा और एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। दूसरा है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल, एक्सटर्नल तो बाहर के लिए था, इंटरनल अंदर के लिए। कह रहा है इंटरनल वैलिडिटी अकर्स व्हेन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट देयर इज ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब देखो यहां कॉजल रिलेशनशिप किसके लिए था? जनरलाइज पीपल, अदर पीपल के लिए, और यहां कॉजल रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी है ना, तो हम वेरिएबल्स को चेक करते हैं यहां, ठीक है। फिर एक कंटेंट वेरिएबिलिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होगा सर? कंटेंट वैलिडिटी में हम इंटायर कंटेंट को चेक करेंगे कि क्या जो हमने वहां प्रेजेंट किया वो सही भी है या नहीं है। देखो क्या रहा है, when we want to find out the entire content of the behavior, construct area is represented. Construct area is represented in the test and we compare the test task with the tent of the behavior. ठीक है, कह रहा दिस इज अ लॉजिकल मेथड। क्या है? लॉजिक मेथड है बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट की वैलिडिटी देखनी है, जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने कर रखा है उसको देखना, नॉट एन एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मतलब होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड। कह रहा है इफ वी वांट टू टेस्ट द नॉलेज ऑन अमेरिकन ज्योग्राफी, जब हम किस पे टेस्ट करना चाह रहे हैं? अमेरिकन ज्योग्राफी पे। इट इज नॉट फेयर टू हैव मोस्ट क्वेश्चन लिमिटेड टू द ज्योग्राफी ऑफ न्यू इंग्लैंड। बात सही है, जब अगर आप अमेरिकन ज्योग्राफी को टेस्ट करना चाह रहे हो तो भैया उससे रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए ना कि ज्योग्राफी ऑफ न्यू इंग्लैंड का, ठीक है। तो जो हम कंटेंट लेके आए उसी का टेस्टिंग करना है। फेस वैलिडिटी, सर फेस वैलिडिटी होता है जब कुछ अपीयर हो वैलिड, है ना। फेस वैलिडिटी अकर्स व्हेन समथिंग अपीयर्स टू बी वैलिड। डिपेंड्स किस पे करता है? ऑब्जर्वर के जजमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के जजमेंट पे, ठीक है। अब है टेस्ट वैलिडिटी। टेस्ट में तीन तरीके का, क्राइटेरिया, प्रेडिक्टिव और कॉन्करेंट। सर अगर क्राइटेरिया की बात करें तो वो स्टैंडर्ड्स मैच करता है, कोरिलेशन विद स्टैंडर्ड्स। और प्रेडिक्टिव मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है वैल्यूज ऑफ क्राइटेरिया का। और अगर कंकरेंट की बात करें तो कोरिलेट विद अनदर टेस्ट, वो दूसरे टेस्ट से कोरिलेशन करता है। फिर है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है एक्यूरेटली, रिप्रेजेंट्स रियलिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है? रियलिटी को, जिसमें कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट आता है। तो जो साइमल्टेनियस मेजर होता है ना सेम कंस्ट्रक्ट का, है ना, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। और यहां डजंट मेजर व्हाट इट शुड, जो ये मेजर वो चीज नहीं करता जो इसको करना नहीं चाहिए, ठीक है।
ये हो गए आपके क्या वैलिडिटी के टाइप्स। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब ओवरऑल की बात करें तो हमें क्या याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही क्वेश्चन है क्वेश्चन इससे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।